हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑन द वीडियो ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज इस वीडियो में हम लोग पूरे हेरिडिटी चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, और वो भी नोट्स वाइज, ताकि आप इसको ना इजी वे में समझ सको। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, मतलब जो भी गुण, जो भी फीचर, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी एक ऑफ स्प्रिंग को, एक बच्चे को जो भी चीज़ें अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती है, उनके क्या गुण उसको मिलती हैं, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब हेरिडिटी हो रहा होता है, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स हो रहा होता है, तो कई बार अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे एक छोटा सा स्लाइट डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, कैरेक्टर्स में जरूरी नहीं है कि आपके मम्मी में जो कैरेक्टर आपको शो हो रहा होगा आप में भी वो कैरेक्टर हो, पापा में जो कैरेक्टर है आप में भी हो, तो ऐसा नहीं ना होता। कई बार कैरेक्टर्स थोड़े से अलग होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं वेरिएशंस। जो मैंने लिख रखा है कि द डिफरेंस इज इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, इसी को तो हम कहते हैं वेरिएशन। नेक्स्ट, तो बेटा वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं? वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोमेटिक वेरिएशन, एक होता है गैमेटिक वेरिएशन। तो मैं आपको इसी के साथ साथ समझा देता हूं कि एक सोमेटिक सेल क्या होता है, सोमेटिक सेल्स, एंड सेकेंड हो गया हमारा गैमेटिक सेल्स। ठीक है, तो बेटा जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स कितने होते हैं? स्पर्म सेल्स, एंड सेकेंड वन हमारा हो जाएगा ओवम सेल्स। ठीक है, तो ये दो ही हमारे होते हैं गैमेटिक सेल्स, और इसके अलावा जितने भी आपके बॉडी में सेल है वो सारे के सारे हो जाएंगे सोमेटिक सेल। यानी आपकी बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो सारे सेल को हम कहते हैं सोमेटिक सेल। तो वेरिएशन दो बेसिस पे होता है। पहला हो गया सोमेटिक वेरिएशन जो सोमेटिक सेल्स में होता है, और दूसरा होता है गैमेटिक वेरिएशंस जो आपके गैमेट्स में होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इतना समझो कि सोमेटिक वेरिएशन जब भी आपके बॉडी में होता है तो वो कभी भी इनहेरिट नहीं किया जाता। ठीक है, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन से, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो किसी तरीके से अगर कोई भी लिविंग थिंग के गैमेट्स के साथ छेड़खानी कर दी जाए, तो समझ जाओ उसके आने वाले जितने भी जनरेशन होंगे उनमें भी वेरिएशंस हमको दिखने को मिलेंगे। अब कैसे, ये मैं नीचे आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है। इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल। ठीक है, यानी वो सेल जो आपके बर्थ से आपके पास होते हैं, उन सारे सेल्स को हम क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। इट इज़ नाइदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। तो जो वेरिएशन सोमेटिक सेल्स में आते हैं उसको ना तो ट्रांसमिट किया जाता है और ना ही इसको इनहेरिट किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सोमेटिक सेल का दूसरा नाम क्या है, तो आप सोमेटिक वेरिएशंस का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डैट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स। यानी इसको हम अपनाते हैं, ये हमें मिलता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें दो चूहों को ना ब्रीड कराया गया, जिसमें से एक चूहे का पूंछ काट दिया गया और फिर उसको एक दूसरे चूहे के साथ ब्रीड कराया गया। लेकिन जब उसके बच्चे हुए, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग जब पैदा हुआ, तब देखा गया कि जितने चूहे हुए थे सारे के सारे पूंछ बिल्कुल लंबे थे। डैट मीन्स पूंछ का कटना वो एक सोमेटिक सेल में वेरिएशंस क्रिएट करता है। तो वो वेरिएशन जो होता है वो कभी भी आने वाले ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ स्किल की, यानी अगर आप मान लो मैथ में बहुत तेज हो, तो आपके जो बच्चे हैं वो मैथ में तेज होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका ये वाला जो ट्रेट है वो आपके बच्चे में नहीं जाने वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का मान लो हाथ कट गया हो, ठीक है, और उसके बाद उसके अगर बच्चे पैदा हो रहे हों, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चे का भी हाथ कटा हुआ हो। क्यों? क्योंकि गैमेट्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ ना। चेंजिंग किस में हुआ? चेंजिंग हुआ हमारा सोमेटिक सेल में। तो गैमेटिक सेल में जब तक चेंजिंग ना हो तब तक ऑफ स्प्रिंग में चेंजेस नहीं होते। इस चीज़ को दिमाग में रख लो। जैसे कि कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स, बोरिंग ऑफ पिन्ना, स्किल्स की मैं बात करूं, ये सारे के सारे सोमेटिक वेरिएशंस हैं। इसी का ऑपोजिट अगर मैं गैमेटिक वेरिएशन की बात करूं तो इट टेक्स प्लेस इन गैमेट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जहां रिप्रोडक्टिव सेल के साथ हमने छेड़खानी करी, वहां पे कोई वेरिएशन हुआ तो समझ जाओ वो सीधा सीधी डीएनए के साथ छेड़खानी हो रही है।
ठीक है। और डीएनए में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वो वाली चीज़ जो है वो आने वाले जनरेशन में जरूर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, इसको हम इनहेरिट भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। ऑल्सो नॉन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, इसीलिए इसको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। कौन से वेरिएशन को? गैमेटिक वेरिएशंस को, जिसमें ह्यूमन हाइट हो गया, स्किन का कलर हो गया, आइज़ का कलर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल पापा के आई के कलर जो है वो ब्राउन है, तो बच्चे का भी हो सकता है ब्राउन हो जाए, ठीक है। पापा के बाल घुंघराले हैं, कर्ली हैं, तो हो सकता है कि बच्ची का बाल घुंघराली निकल जाए, ठीक है। या फिर बच्चे का बाल जो है वो घुंघराले निकल जाए, कर्ली निकल जाए। तो ये चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि ये गैमेटिक वेरिएशंस हैं, ठीक है, ये इनहेरिट किए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो बेटा ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कैसे होता है, जरा हम लोग इसको देखते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये दो प्रकार से होता है, एक होगा सेक्सुअली, दूसरा होगा एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली में ये रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं होता, ये अक्सर होता है म्यूटेशन के थ्रू। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको समझना है कि एसेक्सुअली में ये म्यूटेशन के थ्रू होता है, ठीक है, ये म्यूटेशन के थ्रू होता है। अब बोलोगे सर ये म्यूटेशन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, अभी ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो म्यूटेशन क्या होता है बेटा, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब आप प्रिंटिंग मशीन के पास जाते हो, आप शॉप में जाकर कुछ प्रिंट आउट निकालते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो प्रिंट आउट निकल रहा होता है उसमें से एक दो ऐसे पेजेस होते हैं जिसमें मिसप्रिंट हो जाता है, अपने आप कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो समझ जाओ वो हो गया म्यूटेशन। यानी जब डीएनए कॉपी होता है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, नए ऑर्गेनिजम्स बन रहे होते हैं, तो उस समय डीएनए कॉपी होता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की डीएनए जो है वो ऑफस्प्रिंग में जाती है। तो उस समय डीएनए जो कॉपी होता है, कॉपी होते होते अगर वहाँ पे स्लाइट कोई डिफरेंस क्रिएट हो गया तो वो हो जाता है म्यूटेशन। जैसे हमने कोरोना वायरस के केस में देखा था कि हर बार वो क्या कर रहा था, म्यूटेट कर रहा था अपने आप को, ठीक है, अपना जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज करते जा रहा था। तो चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉजेज म्यूटेशन, समझ गए। डीएनए में जो चेंजेस हुआ तो भी वो म्यूटेशन क्रिएट कर देगा। तो म्यूटेशन हमारे लिविंग में भी होता है, यानी सेक्सुअली भी होता है, एसेक्सुअली भी होता है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो वेरिएशंस आर फ्यूअर, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये क्लोन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? क्लोन फॉर्म करते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोन का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं कोई प्लांट को लेता हूं, उससे जो नया प्लांट बनेगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल उसका क्लोन होगा, सेम होगा, इसीलिए इसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि म्यूटेशन के थ्रू होता है, यानी डीएनए में कुछ इनएक्यूरेसीज हो जाती है जब वो अपने आप को कॉपी कर रहा होता है उस समय। दूसरा आते हैं दैट इज वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है बेटा, चलो ये देख लेते हैं हम लोग। चलो, वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस आर लार्ज। तो जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वेरिएशंस क्या होंगे भाई, इसमें वेरिएशंस ज़्यादा क्रिएट होंगे, ठीक है। दूसरा, अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और म्यूटेशन। तो इसमें ये सारी चीज़ें होने के वजह से ये क्या होता है, हमारा क्रिएट करता है, वेरिएशंस क्रिएट करता है। ओके, चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ, अगर मैं वेरिएशन की बात करूं बेटा तो ये क्या होगा इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में, सबसे पहला हो जाएगा कि अगर समझ करो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में कि वेरिएशन होना क्यों जरूरी होता है, वेरिएशन होना क्यों जरूरी होता है, तो उसका सबसे मेन एडवांटेज ये है, समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, गौर से समझना। सपोज करो कि एक बैक्टीरिया है जो कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस को झेल सकता है, ठीक। इसने दो ऑफ स्प्रिंग पैदा किए, एक 30 को ही झेलता होगा, एक 35 को झेल रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन क्रिएट हुआ यहाँ पे, हुआ ना। तो अब मान लो कि अगर टेम्परेचर किसी तरीके से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब ये तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सर्वाइव कर जाएगा। अब इससे मान लो जो नया ऑफ स्प्रिंग बनेगा, एक मान लो 45 डिग्री को झेल पा रहा है और एक 35 को ही झेल पा रहा है, ठीक है। मान लो एक और निकल गया इससे, ये 40 को झेल पा रहा है। तो अब होगा क्या, जब 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा इन्वायरमेंट का, तो अब ये और ये दोनों के दोनों मर जाएंगे, लेकिन ये सर्वाइव कर जाएगा। तो कुल मिला के हमने क्या समझा कि अगर वेरिएशंस क्रिएट ना हो तो जिस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होता है ड्यू टू चेंजिंग ऑन इन्वायरमेंट, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि अगर वो कुछ भी नहीं करेगा, डैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी,
ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। देखो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, दैट इज कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। जैसे कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन द हीट वेव। नेक्स्ट, मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बता रखा है वही यहाँ पे भी बोला गया। ठीक है, चलो आगे। अब अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में वो कौन सा ऐसा वेरिएशन है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है ईयर लॉब्स में। तो ये देखो, ये अटैच है और ये फ्री है। आप अपने ईयर लॉब्स को चेक करो, देखो आपके अटैच वाले हैं या फ्री हैं। ठीक है, फिर मम्मी पापा का अपना चेक करो कि उनका कैसा है, फिर अपने फ्रेंड्स का चेक करो उनका कैसा है। तो फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, कितना सिंपल है, एकदम ध्यान से समझ लो कि जेनेटिक कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कंटेंट होता है, यानी जीन्स जो होते हैं उसके, जो हमारे डीएनए में होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे डीएनए में होते हैं, उनको हम कहते हैं जीनोटाइप। और वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमको दिखते हैं, जो फिजिकली हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो अगर मैं बात करूं हाइट की, तो वो हाइट हमें दिख रहा है ना, हाइट हमें दिख रहा है, तो वो हाइट क्या हो जाएगा, हमारा फिनोटाइप। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रखी है कि जेनेटिक कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। सेकेंड, मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बेटा दो चीज़ आ रही है, फर्स्ट वन इज डोमिनेंट जीन एंड सेकेंड वन इज रिसेसिव जीन। डोमिनेंट का मतलब भी समझ जाओ, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पे हावी रहता है। ठीक, तो वो जीन जो होते हैं वो एक पेयर में होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो जीन जो दूसरे जीन के ऊपर डोमिनेंट होता है, यानी जिसका कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म में दिखता है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। और वो जीन जिसका कैरेक्टर हमें दिखता नहीं है लेकिन वो उसमें मौजूद होता है, उसको कहते हैं हम रिसेसिव जीन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेफिनेशन, आप देख लो। नेक्स्ट, डोमिनेंट रिसेसिव समझ में आ गया, जो दबाता है वो हो गया डोमिनेंट, जो दबता है दैट इज रिसेसिव। When two parents cross to produce progeny, then their progeny is called filial generation और F1 generation। तो जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं तो उनसे जो निकलेगा, उनका ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी जो निकलेगा, उसको हम कहेंगे, प्रोजेनी का मतलब ध्यान रखना, प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। कई बार हमें साइंस को साइंटिफिक लैंग्वेज में ही डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेनी। तो जो भी प्रोजेनी वहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे फाइलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन। अब उसके बाद जब वो F1 जनरेशन आपस में क्रॉस करते हैं तो वो एक नया सेकेंड जनरेशन प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, और उसी सेकेंड जनरेशन प्रोजेनी को हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन और F2 जनरेशन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, दो पेरेंट जब क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन बनाते हैं, और F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग जब आपस में क्रॉस करते हैं तो वो F2 जनरेशन बनाते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब इस अंकल को तो हम सभी जानते हैं, क्या नाम है इस प्यारे अंकल का, दैट इज, जल्दी बताओ, ग्रेगर मेंडल या फिर जॉन मेंडल। सबको ये नाम पता होगा। इनका बर्थ हुआ था 1822 में और इनकी डेथ हो गई 1884 में। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, और इनका बहुत बड़ा रोल था हमारे जीन्स को समझने में। आज अगर इन्होंने ये लॉ नहीं दिए होते जो भी उन्होंने दे रखे हैं तो शायद हम जीन्स को नहीं पहचान पाते। स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो किस चीज़ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया? ब्रीडिंग में और हाइब्रिडाइजेशन में। ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कौन सा लॉ दिया? दैट इज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम लोग आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। मेंडल वॉज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जॉर्ज ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट, प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? दैट इज पीसम सतीवम। आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको नाम कई बार पूछ लिया जाता है, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। ठीक है, तो जो गार्डन पी प्लांट है उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पीसम सतीवम। क्या है? पीसम सतीवम। ही यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। तो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? दैट इज 7। आपको ध्यान रखना है 7 पेयर्स जो मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इसके बाद मैं आपको पिक्चर भी शो करूँगा जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो अगर मैं कैरेक्टर ट्रेट की बात करूँ तो 7 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो गार्डन पी उनको शो कर रहा था। उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। जैसे कि फ्लावर का कलर क्या होगा,
साथ साथ में फ्लावर की पोजीशन क्या हो सकती है, जब मान लो दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो उससे जो नया बनेगा उसका क्या होगा, फ्लावर जो है वो कहाँ पे होगा, उसका कलर क्या होगा, सीड का कलर क्या होगा, सीड का क्या शेप होगा, पॉड का शेप क्या होगा, पॉड का कलर क्या होगा। पॉड मीन्स आपने मटर देखा है कभी? मटर जिस चीज़ में होता है, यानी वो जो एक पॉज टाइप का होता है जिसको हम पहले छुड़ाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसके अंदर से मटर के दाने निकालते हैं, तो वो जो पाउच टाइप का जो सरफेस है उसी को हम कहते हैं पॉड। ठीक है, तो पॉड का शेप कैसा होगा, पॉड का कलर कैसा होगा और प्लांट की हाइट क्या होगी, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है इन कैरेक्टर्स पे। ठीक है, अब ये दो चीज़ हमको एकदम ना दिमाग में रख लेना है, एकदम ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहली बात कि अगर वायलेट एंड वाइट कलर हुआ, ठीक है, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर के कलर में डोमिनेंट कौन है, वायलेट, और रिसेसिव कौन होता है, वाइट। फ्लावर के पोजीशन में एक्सियल जो होता है वो डोमिनेंट होता है, रिसेसिव जो होता है वो टर्मिनल जो है वो हो गया रिसेसिव। अब बोलोगे सर ये इतने भयंकर वर्ड्स का मतलब क्या होगा, तो देखो मेरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सियल का मतलब होगा कि जब स्टेम के करीब फ्लावर्स फॉर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, लेकिन जब स्टेम से दूर जाकर फ्लावर्स फॉर्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होगे। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब स्टेम के सामने फ्लावर्स फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन, जब स्टेम से दूर फ्लावर फॉर्म हो रहे हैं तो उसको कहते हैं हम टर्मिनल पोजीशन। सीड के कलर की बात करें तो येलो हमेशा डोमिनेंट होता है, ग्रीन हमेशा रिसेसिव होता है। येलो डोमिनेंट होता है, ग्रीन रिसेसिव होता है। सीड के शेप की बात करें तो राउंड हमेशा डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड हमेशा रिसेसिव होता है। ठीक, अगर मैं पॉड के शेप की बात करूं तो इन्फ्लेटेड आ गया और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। अब ये भी दो भयंकर वर्ड्स आ गए। तो देखो बेटा, जो फुला हुआ होता है, जो बिल्कुल हेल्दी नज़र आता है उसको कहते हैं इन्फ्लेटेड, लेकिन जो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो जो कॉन्स्ट्रिक्टेड कैरेक्टर है वो रिसेसिव होता है, लेकिन नॉर्मल जो आप पी देखोगे ना वो सारे के सारे फुले होते हैं। ठीक, क्योंकि वो डोमिनेंट ट्रेट है। नेक्स्ट, अगर मैं पॉड के कलर की बात करूं तो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट होगा और येलो कलर रिसेसिव होगा। ध्यान रखना, पॉड के कलर की बात करें तो ग्रीन आपका डोमिनेंट होगा, लेकिन अगर मैं सीड कलर की बात करूं तो येलो हमेशा डोमिनेंट होगा, और हम सीड के बारे में यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट, हाइट ऑफ प्लांट की अगर बात करें तो टॉलनेस जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और ड्वार्फनेस या शॉर्टनेस की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा रिसेसिव होता है। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ये पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, पिक्चर में सारी चीज़ें साफ साफ तरीके से मैंने आपको दिखाई हुई हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया होगा, आप समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, अब यहाँ पे मेंडल ने हमारा पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल अंकल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? तो ही चोज पी प्लांट यानी पीसम सतीवम एज इज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल बिकॉज ऑफ, क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने? अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, यानी ये जो 7 कैरेक्टर्स हमको दिख रहे थे ये पी प्लांट्स में ईजिली नज़र आ रहे थे, वो ईजिली अवेलेबल थे, वो कैरेक्टर्स ईजिली वहाँ पे डिटेक्ट किए जा रहे थे, दिख रहे थे वहाँ पे। सेकेंड चीज, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, इस प्लांट की लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट थी, ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए मेंडल अंकल ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका यूज़ किया और उनको ज़्यादा टाइम भी नहीं अपना लगाना पड़ा और वो चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते जा रहे थे। थर्ड, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑल्सो कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है हमारा शॉर्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है। ठीक है, चलो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वन मोर थिंग, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, एक पी प्लांट एक बार में बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से उनको बहुत तरह की वैरायटीज़ जो है वो देखने को मिली। 4 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। पहला कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो इजीली डिटेक्ट किए जा सकते थे पी प्लांट में। सेकेंड थिंग क्या था? सेकेंड थिंग हमसे बोला गया है कि पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी शॉर्ट होता था। थर्ड कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी किया जा सकता है। फोर्थ कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड फॉर्म हो रहे थे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ये हम लोग पूरे अभी अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको ऊपर से पहले बता देता हूँ, ध्यान से समझ लो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा लॉ हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ हो जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों चीज़ क्या है वो मैं अभी एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आ जाओ मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पहले हम लोग देख लेते हैं। Mendel conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plants to study one character at a time। तो इन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक बार में एक कैरेक्टर को देखने के लिए किया। तो अब यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक होता है मोनोहाइब्रिड, एक होता है डाई हाइब्रिड। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर को देखेंगे, हमने 7 कैरेक्टर्स वहाँ पे देखे थे, यहाँ पे हम सिर्फ एक की बात करेंगे एंड डेट इज हाइट। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर मेंडल अंकल ने लिया है? डेट इज हाइट। तो यहाँ पे हाइट के बेसिस पे उन्होंने पूरा का पूरा जजमेंट दिया अपना। तो क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, ये मैं साफ साफ यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, एकदम सिंपल है। उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट लिया और शॉर्ट प्लांट लिया। याद रखना जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल फॉर डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, एंड स्मॉल लेटर स्मॉल फॉर रिसेसिव ट्रेट। तो जितने भी रिसेसिव ट्रेट हैं उनके लिए हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं और जितने भी डोमिनेंट ट्रेट हैं उनके लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी आपको कैपिटल लेटर दिख गया समझ जाओ वहाँ पे हम डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो ये जो टी है ये हमको क्या शो करता है? टॉल। और ये टी और टी क्या शो करता है? वो हमको शॉर्ट करता है शॉर्ट। तो जब इनको आपस में ब्रीड कराया गया तो इस टी को हम इस टी से ब्रीड कराएंगे तो ये टी और स्मॉल टी बनाएगा। फिर इस टी को जब हम इस टी से ब्रीड करेंगे तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। अब इस टी को जब हम इस टी से ब्रीड कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस टी को इस टी से जब हमने ब्रीड कराया तो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने क्या देखा कि एक टी जो है वो हमारा टॉल को शो कर रहा है, टॉलनेस को। दूसरा जो टी है वो हमारा क्या शो कर रहा है? शॉर्टनेस को। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि अगर टॉल एंड शॉर्ट की बात करें, अगर दोनों जीन अगर एक साथ आ रहे हैं तो किस जीन को हम डोमिनेंट मानेंगे? दैट इज टॉलनेस को। तो इसीलिए जब F1 जनरेशन कराया गया 2 पेरेंट्स के बीच में, जब क्रॉस कराया गया तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स निकले चारों के चारों प्लांट्स जो हैं वो टॉल निकले, नो शॉर्ट प्लांट, ठीक है, नो शॉर्ट प्लांट। समझ में आ गई यहाँ पे बात। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में से 2 पेरेंट्स को वापस से ले लेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिया क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे और इसी को हम कहते हैं F2 जनरेशन। तो अब देखते हैं बेटा F2 जनरेशन में क्या होगा। ध्यान रखना जहाँ भी आपको एक भी कैपिटल टी दिख गया वो जीन जो है वो डोमिनेंट होगा, फिर स्मॉल टी की कोई वैल्यू नहीं है, वो प्लांट जो है वो टॉल हो जाएगा। तो चलो इस टी से इस टी को हमने क्रॉस कराया तो क्या बना? कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी को हमने स्मॉल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, हमेशा रखना कैपिटल आगे होता है। फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ कराया तो स्मॉल टी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ भी कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ भी कैपिटल टी आ रहा है। इट मीन्स कि ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? टॉल प्लांट्स हैं, टॉल प्लांट्स। तो 3 हमारे टॉल प्लांट्स निकले और एक जो है ये हमारा ड्वार्फ निकल गया, ठीक है। तो F2 जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट निकले और 1 शॉर्ट प्लांट निकला। तो जब हम इसके हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट को हमने क्या कहा था बेटा? हाइट हमें दिखता है, दैट इज फिनोटाइप, ठीक है। तो इसको फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 3:1, यानी 3 टॉल प्लांट एंड 1 शॉर्ट प्लांट, ठीक है। इसी को हम लोग आगे भी देखेंगे। तो देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, क्या लिखा है जरा इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी नो मीडियम हाइट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड नो मीडियम हाइट प्लांट्स। यहाँ हमने देखा कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट हुआ ही नहीं, सारे के सारे टॉल थे, ठीक है। पहले जनरेशन में सारे टॉल थे, कोई ड्वार्फ भी नहीं था। ऑल प्लांट्स वर टॉल, बट सेकेंड जनरेशन और F2 जनरेशन आर प्रोजेनी ऑफ F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल।
मतलब सेकेंड वाले में हमने क्या देखा कि सारे प्लांट जो है वो टॉल नहीं थे, सिर्फ 3 प्लांट टॉल थे, लेकिन एक ड्वार्फ निकल गया उसमें। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है कि बोथ द टॉलनेस और शॉर्टनेस ट्रेट्स वर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट्स बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड। तो जब हमने इस तरह से देखा था, हमने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जीन जो होता है वो बेटा पेयर में होता है। ठीक है, तो एक जीन जो है वो कैपिटल था, एक जीन स्मॉल था, यानी टॉलनेस भी था, शॉर्टनेस भी था, लेकिन डोमिनेंट कौन हुआ? सिर्फ टॉलनेस हुआ। तो मेंडल ने अपने इस लॉ में उन्होंने क्या बताया कि जब पेरेंट्स क्रॉस करते हैं तो बच्चा जो है वो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट को ही इनहेरिट करता है, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैंने आपको बताया था, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये जो लॉ है, इस लॉ में आपको बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के उन्हीं ट्रेट को एक्वायर्ड करते हैं, उन्हीं ट्रेट को इनहेरिट करते हैं जो क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट क्या है? टॉल। यानी मान लो फादर अगर टॉल है, मम्मा अगर शॉर्ट है, तो बच्चा जो है उसके अंदर अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया, एक भी कैपिटल आ गया, समझ जाओ वो बच्चा टॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो। Thus, 2 copies of the trait are inherited in each sexually reproducing organism। तो 2 ट्रेट आए, लेकिन दिखा कौन? जो कैपिटल था, यानी जो डोमिनेंट था। These two may be identical or may be different depending on the percentage। ये 2 एक भी हो सकते हैं और 2 अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है होमोजाइगस कंडीशन एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। होमो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, जो एक जैसे होते हैं। जैसे हम सारे ह्यूमन बींग एक जैसे दिखते हैं, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है, 2 कान 2 आँख, ऐसे है, सेम है, तो हम सारे होमोसैपियंस हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो भी कैरेक्टर एकदम सेम दिखे, जैसे कि अगर मैं टी या टी की बात करूँ, देखो दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल टी यानी जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, वो हमारे हो गए होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल टी स्मॉल टी, जहां पे भी आपका हाइब्रिड आ गया, हाइब्रिडाइजेशन यहां पे हो गया, उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, होमोजाइगस जैसे हमारे पास 4 ऐसे बने थे ना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये दोनों जो है वो बिल्कुल दोनों देखो कैरेक्टर सेम है, तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे होमोजाइगस कंडीशन, और ये जो है ये हमारा हो जाएगा हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितने थे? 2 बने थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कंडीशन बना तो दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे, दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे। क्या बोला मैंने? दोनों डोमिनेंट होंगे, दोनों रिसेसिव होंगे। लेकिन अगर हेट्रोजिनस की अगर मैं बात करूं, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करूं, तो एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो इसमें डोमिनेंट कौन है? ये। रिसेसिव कौन है? ये। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिनोटाइपिक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 3:1, यानी 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूं तो 1:2:1 होता है। यानी देखो ये टी या टी एकदम सेम है, तो ये कितने बने थे? ये सिर्फ 1 बना था। स्मॉल टी कितना बना था? 1 बना था। ठीक, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बने थे? ऐसे 2 बने थे, इसलिए हम इसको 2 मानेंगे। ठीक, आ जाओ नीचे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर के बेसिस पे मैं इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ नीचे, तो इस जगह पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया 1 रेशियो, इन दोनों को हम साथ मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेशियो, और ये हमारा हो गया 1। तो 2 कितने बने? होमोजाइगस बने, और 2 क्या बने? 2 नहीं बोलता हूँ, 1 क्या बने? आपके हेट्रोजाइगस बने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन जो मैंने वो आपको समझाई दी है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो कंक्लूजन में क्या कहा गया है कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स वाइल स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। हमने देखा। ठीक, अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज एनफ टू मेक द प्लांट टॉल, यानी अगर एक प्लांट जो है वो सिर्फ एक ही जीन लेता है तो भी ये एनफ होता है। अगर वो डोमिनेंट हुआ तो एनफ होता है, उसको 2 की जरूरत नहीं होती। यानी जहाँ भी आपको एक भी कैपिटल टी दिख गया, समझ जाओ वो प्लांट टॉल ही होगा। ठीक, वाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट।
लेकिन अगर शॉर्ट प्लांट की बात करें, शॉर्टनेस की बात करें, तो शॉर्टनेस होने के लिए दोनों ही उसको स्मॉल स्मॉल चाहिए होते हैं। कैपिटल के लिए सिर्फ एक चाहिए होता है, मीन्स टॉलनेस के लिए सिर्फ एक चाहिए, लेकिन ड्वार्फनेस के लिए दोनों के दोनों सेम ट्रेट होने चाहिए, यानी होमोजाइगस होने चाहिए। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। इनको डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं क्योंकि ये कैपिटल है, एंड स्मॉल टी को रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो। तो इससे पहले हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को देखा था, और वो कौन सा कैरेक्टर था? वो हमने हाइट को देखा था। अब यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को देखेंगे। दो कैरेक्टर्स मतलब यहाँ पे हम शेप को देखेंगे, ठीक है, किसका शेप? यानी सीड के शेप को देखेंगे और सीड के कलर को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स ले लिया, इसीलिए इसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम दो कैरेक्टर को देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हमने दो पेरेंट लिया था, एक टॉल और एक शॉर्ट, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। ये देखो, सबसे पहले अगर मैं आर की बात करूँ, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? राउंड। ठीक है, अगर मैं स्मॉल आर की बात करूं तो स्मॉल आर हमको शो करता है रिंकल्ड। ठीक, अगर मैं कैपिटल वाई की बात करूं तो ये हमको शो करेगा येलो कलर, और स्मॉल वाई शो करेगा हमें ग्रीन कलर। तो ये चार चीज़ आपको याद रखना है कि कैपिटल आर का मतलब हो गया राउंड, स्मॉल आर का मतलब हो गया रिंकल्ड, कैपिटल वाई का मतलब हो गया येलो, और स्मॉल वाई का मतलब हो गया ग्रीन। अब बोलोगे सर आपने कैपिटल का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है, डोमिनेंट, और ये भी हमारे हो जाएंगे डोमिनेंट। तो जो भी डोमिनेंट ट्रेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं। तो इसलिए जहाँ भी आपको ये दिख गया कैपिटल, समझ जाओ वही डोमिनेंट होगा। यानी किसी में अगर आपको एक भी कैपिटल आर दिख गया, समझ जाओ वो सिड राउंड होगा। जहाँ भी आपको एक भी कैपिटल वाई दिख गया, समझ जाओ वो सिड येलो कलर का होगा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं ताकि आप इजी इसको समझ सको। तो जब हमने कैपिटल आर और कैपिटल वाई ले रखा है, तो क्या आप बता सकते हो? कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया? राउंड। कैपिटल वाई का मतलब हो गया येलो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। स्मॉल आर का मतलब रिंकल्ड, और स्मॉल वाई का मतलब हो गया ग्रीन। तो जब इन दोनों पेरेंट्स को क्रॉस कराया गया तो हर बार क्या निकला F1 जनरेशन में? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई। इसका मतलब राउंड एंड येलो। सीड क्या निकले? राउंड एंड येलो। क्यों निकले भाई राउंड? क्योंकि यहाँ देखो एक कैपिटल लेटर आ गया, तो कैपिटल लेटर फॉर राउंड, कैपिटल वाई येलो। उसके बाद फिर इनको आपस में क्रॉस कराया गया। अब बेटा इनको आपस में हम क्रॉस कैसे करेंगे? ये थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे सीख लो। इसको आपस में कैसे क्रॉस कराया गया? कैपिटल आर लिया गया, स्मॉल आर लिया हमने, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक बार ये आर जो है ये इस वाई से कंबाइन किया, तो क्या बनाया? आर वाई। फिर ये आर स्मॉल आई वाई से कंबाइन किया, तो ये बना दिया कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये आर इससे कंबाइन किया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यही आर जो है वो इससे कंबाइन किया यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, तो अब ये बना दिया स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आपस में ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे, यानी एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो F2 जनरेशन है, और ये मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है इस पिक्चर में। तो आपको लिखना कैसे है? मैंने आपको लिखना सिखा दिया। कैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, यही था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ एक बार और। मेरा मोटो बेटा आप इसको अच्छे से समझो, रटना नहीं कोई चीज़ को, समझना है। ठीक है, चलो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब ये आपस में कंबाइन किया इन्होंने, तो ये क्या फॉर्म किया? आर वाई। फिर इन्होंने क्या फॉर्म किया? आर वाई। इसके साथ साथ में आर वाई और आर वाई। तो अब देखो यही मैंने लिख रखा है, आर वाई, फिर यहाँ पे आर वाई और आर वाई, और इसी को हमने आपस में क्रॉस कराया। सेम चीज़ को हमने दोनों तरफ रखा। अब कितना सिंपल है, जरा गौर से समझना इस चीज़ को, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। कैपिटल आर वाई इंटू कैपिटल आर वाई, तो हम क्या करेंगे? आर को आर से कंबाइन करेंगे तो कैपिटल आर, वाई को वाई से कंबाइन करेंगे कैपिटल वाई। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। कोई दिक्कत परेशानी? चलो सेकंड चलते हैं। अगर हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई लिया
और यहाँ पे हम लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो हमेशा याद रखना कैपिटल वाला आगे होता है, तो आर और आर एक साथ आ जाएगा, ठीक है, वाई और वाई एक साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। चलो, तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो फॉर्म कर लेना है। ऑब्वियस सी बात है कि अब आप इसको बनाना सीख गए हो, ये मल्टीप्लाई करते जाना है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं ना। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बेटा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे पहचानोगे कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो मैं यहाँ पे आपको 4 चीज़ें लिखना जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखना, राउंड येलो, ये एक कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा राउंड ग्रीन। थर्ड कॉम्बिनेशन होगा रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। ठीक, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राउंड सीड वाले कौन है। राउंड सीड का मतलब कैपिटल आर, किसमें किसमें कैपिटल आर आ रहा है, तो कैपिटल आर हमारा इसमें आ रहा है, ठीक है, कैपिटल आर हमारा इसमें आ रहा है, कैपिटल आर इसमें भी है, कैपिटल आर इसमें भी है, उसके बाद इसमें है, साथ साथ में सॉरी कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई कहाँ कहाँ, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ भी है, 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 ठीक, कैपिटल आर यहाँ भी है, कैपिटल वाई भी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई। और कहीं भी देखो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपको याद रखना। देखो ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, दूसरा कलर लेता हूँ। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकेंड हमको देखना है राउंड एंड ग्रीन। तो बेटा राउंड के लिए तो हम कैपिटल आर ही लेंगे, लेकिन ग्रीन के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल वाई। तो ऐसा कौन कौन सा पार्ट है जिसमें कैपिटल आर हो लेकिन स्मॉल वाई हो, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई इसमें है, कैपिटल आर स्मॉल वाई इसमें है, कैपिटल आर स्मॉल वाई आपका इसमें है, ठीक है। तो बस, और हम देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई कहीं और हमको नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक क्या फॉर्म करेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। देखो यहाँ भी एक ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वन के लिए मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ और अब मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। देखो अब थर्ड हमको बोला है रिंकल्ड एंड येलो। तो बेटा रिंकल्ड के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक रिसेसिव ट्रेट है, तो रिसेसिव ट्रेट के लिए स्मॉल आर देखेंगे। येलो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई कहाँ कहाँ आ रहा है, जरा ये देखो, स्मॉल आर इसमें है और कैपिटल वाई ये है, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये है, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये है, ठीक है। तो देखो ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो 3 ट्रायंगल आपकी इस तरह से फॉर्म होने लगे, ठीक है। और एक जो आपका बच गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, वो आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिला के हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल इसमें कितने हो गए 9, ठीक। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। इसमें देखते हैं 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 3, और ये अकेला बच गया भाई साहब, तो इसको हम लेंगे 1। तो अगर मैं बात करूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको बोल देगा कि मान लो कोई पी प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और आपको बताना है कि ये किस टाइप का सीड प्रोड्यूस करेगा। तो एकदम दिमाग में हिट करोगे, एक भी कैपिटल आर आपको दिख गया तो ये राउंड होगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में हमने रख लिया कि एक भी कैपिटल आर दिख गया, राउंड शेप होता है डोमिनेंट, तो यहाँ पे राउंड होगा। दूसरा स्मॉल वाई जो होता है वो हमारा क्या शो करता है, रिसेसिव ट्रेट, कौन सा कलर, दैट इज ग्रीन कलर। तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या वहाँ पे कोई कैपिटल वाई तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर कैपिटल वाई आ गया तो समझो कि वो सीड जो है वो येलो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे येलो तो होना नहीं चाहिए, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, दैट इज ग्रीन होगा। तो राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। चलो एक और मैं आपके लिए लेता हूँ, चलो कॉम्बिनेशन लेते हैं ये वाला। इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब देखो एक भी कैपिटल हो गया तो राउंड, एंड एक भी स्मॉल वाई हो गया, सॉरी कैपिटल वाई हो गया, तो ये आपका हो जाएगा येलो।
तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। आगे अब हम लोग चलते हैं, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो मैंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है। ऑब्जर्वेशन हमने क्या क्या देखा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि व्हेन कैपिटल आर स्मॉल वाई वॉज क्रॉस्ड, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके यहाँ लिखना चाहूँगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये हमने जब क्रॉस किया आपस में तो क्या बना, डेट इज़ ये, ठीक। उसके बाद जब इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, तो उसके बाद ये कौन सा रेशियो बनाया, 9:3:3:1, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन पार्ट में हमने क्या देखा कि राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो राउंड और येलो ये दो ऐसे सीड हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, राउंड एंड येलो। Occurrence of new phenotype combination shows that genes for round and yellow seeds are inherited independently each other। यानी राउंड और येलो ये जरूरी नहीं है कि एक साथ आएंगे। आप अगर गौर से देख सकते हो, अगर मैं इस चार्ट को आपके सामने लाता हूँ फिर से, तो आप कहीं भी देख लो, जरूरी नहीं है कि राउंड के साथ येलो आएगा तभी वो राउंड होगा, या फिर अगर येलो के साथ राउंड आएगा तभी वो सीड जो है वो येलो होगा। ऐसा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही यही हो गया कि एक कैरेक्टर जो है, एक जीन जो है वो किसी दूसरे जीन पे डिपेंड नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे राउंडनेस की बात करूँ तो राउंडनेस जो है वो येलो कलर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि येलो कलर होगा तभी वो राउंड होगा, या फिर राउंड है तभी वो येलो कलर होगा। दोनों अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाउ दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, आखिर ये ट्रेट हमें दिखते कैसे हैं। तो सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। तो डीएनए का काम क्या करता है, डीएनए जो होता है वो इन्फॉर्मेशन सोर्स यानी प्रोटीन बनाता है, ऑब्वियस सी बात है। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। यानी अगर मैं बात करूं कि वो कौन है जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करके अपने ऑफस्प्रिंग में ले जाता है, वो है जीन्स, ठीक है। जब तक जीन्स नहीं होंगे बॉडी में, ये मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जीन्स तो होंगे ही होंगे, तो जीन जो होता है वही क्या करता है, कैरेक्टर को लेकर जाने आने का काम करता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता अभी क्योंकि ये वन शॉट है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। यानी प्लांट हार्मोन किस तरीके से रिलीज हो रहा है, अगर ग्रोथ हार्मोन उसका अच्छा काम कर रहा होगा, डैट मीन्स उसके बॉडी में क्या होगा, जो डोमिनेंट रेट होगा वो टॉलनेस होगा। नहीं कर रहा है तो डोमिनेंट रेट क्या होगा, रिसेसिव होगा। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द इफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, ठीक। नेक्स्ट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एक एंजाइम ये फॉर्म करता है, वर्क्स इफिशिएंटली, ये मिलकर काम करता है, मोर हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस टॉलनेस ऑफ अ प्लांट, ठीक है। अगर ये सारी प्रोसेस अगर अच्छे से नहीं होगी तो वो प्लांट जो है वो डॉर्फ हो जाएगा। देयरफॉर जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। एक जीन ही होता है जो कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसमिट करता है या फिर वही डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक टर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज ALLELE, एलील, ठीक है। तो आखिर ये एलील क्या होता है, कई बार अक्सर बच्चे ना इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जब जीन में कोई वेरिएशन आता है तो उस वेरिएशन को हम कहते हैं एलील। नहीं समझ आया तो चलो मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं राउंडनेस की बात करूँ, एक सीड के राउंडनेस की बात करूँ, तो राउंडनेस क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेट, ठीक है। ये इसका जीन है, सॉरी ये नहीं होगा, राउंडनेस नहीं होगा। मैं यहाँ पे शेप की बात करूँ तो शेप हमारा हो जाएगा एक ट्रेट, ठीक है। अब बेटा ये शेप जो है वो दो तरह के होते हैं। अगर मैं पी प्लांट की बात करूँ तो एक होगा आपका राउंड एंड दूसरा हो जाएगा आपका रिंकल्ड। तो ये जो राउंड एंड रिंकल्ड है, मतलब एक ही जीन के जो वेरिएशंस होते हैं, एक ही ट्रेट के जो वेरिएशंस होते हैं, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एलील। क्या कहेंगे, एलील, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ये हेयर होना दैट इज ट्रेट। लेकिन जो अलग अलग प्रकार के हेयर होते हैं, जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, इसको हम कहते हैं एलील्स, ठीक है। एलील्स होगा एलील आपका हो जाएगा सिंगुलर और एलील्स हो जाएगा वो आपका प्लूरल।
और मैं आपको बताऊं, आई का कलर होना, ठीक है, आई जो है, आई का कलर होना एक ट्रेट है, लेकिन उस कलर में जो वेरिएशंस आ रहे हैं, किसी का आपका ब्लू कलर का होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एलील। कितना सिंपल था ना, कितने सिंपल लैंग्वेज हमने सीख लिया। चलो अब अगर मैं एक और आपका प्लांट के लिए लेकर बताता हूँ, अगर मैं पी प्लांट की बात करूँ तो हाइट, हाइट बेटा क्या है, हाइट एक ट्रेट है, ठीक है, और इस हाइट में आपके दो हैं, हाइट में आपके दो हैं, डेट इज एक हो गया टॉल, एक हो गया आपका शॉर्ट। तो ये जो टॉल एंड शॉर्ट है ये एक एक एलील है, और दोनों को मिला के एलील्स हो गया। यहाँ पे हम लोग आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं मेंडल के लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बेटा। चलो तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लिया, बहुत ईजी तरीके से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप, ठीक है, यानी टी और टी, देखो दोनों हाइब्रिड है ना, लेकिन प्लांट जो है वो क्या हो गया, टॉल, वो प्लांट शॉर्ट तो नहीं हुआ। तो टॉल क्यों हुआ, क्योंकि टॉलनेस जो था वो डोमिनेंट ट्रेट था, ठीक है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही डोमिनेंट होता है, वही क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैं आपको बेटा समझा देता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा कहता है कि एक जीन जो है वो पेयर में होता है, ठीक, लेकिन जब वो फर्टिलाइजेशन में पार्ट करता है ना बेटा, तो जब वो फर्टिलाइजेशन में पार्ट करता है तो वो अलग अलग हो जाता है। पहले वो सेग्रीगेट होता है, ये टी और टी पहले अलग होता है, यहाँ से भी ये टी और टी अलग होगा, उसके बाद ये आपस में पार्टिसिपेट करेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, समझ लो मेरी बात। जैसे कि अगर मैं ये एक्स एक्स एंड एक्स वाई की अगर मैं बात करूँ जो आपको बताने वाला हूँ, तो ये जब कंबाइन करेंगे ना आपस में, जब न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करेंगे, तो उस समय क्या होगा, सबसे पहले ये आपस में सेग्रीगेट कर जाएंगे, ये एक्स अलग हो जाएगा, ये एक्स अलग हो जाएगा, दोनों साथ साथ नहीं होते। जब वो रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है तो उस समय क्या होता है कि दोनों जीन्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद जाकर ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों एक साथ नहीं होते। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। चलो लास्ट हमने बता दिया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, कि देख लेते हैं, पढ़ के हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द टू जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एज वेल एज अदर ट्रेट्स। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट emphasize that there are separate genes for separate traits and characters and they influence and sort themselves independently of the other gene, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट अब हम पढ़ते हैं, डेट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ये आप सबको पता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा दो टाइप के होते हैं, एक इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, दो वजह से ये डिटर्मिनेशन होता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं टर्टल्स की बात करूं, टर्टल्स, तो जो टर्टल्स होते हैं उसके जो एग होते हैं, तो टर्टल का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कि जिस तरीके से टेम्परेचर चेंज होगा उस हिसाब से उसका जो अंदर का सेक्स है, यानी अगर मैं बात करूँ मेल और फीमेल जो जेंडर होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में जेनेटिक फैक्टर डिपेंड करते हैं। जेनेटिक फैक्टर मतलब मम्मी पापा से उसको क्या मिल रहा है, तो हम सभी को पता है कि एक सेक्स किसका होता है, फीमेल का होता है, एक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है। तो अगर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक्स और एक्स दोनों अलग लूँगा, क्यों लूँगा जल्दी बताओ। इसलिए लूँगा क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं एक्स अलग लूँगा और वाई अलग लूँगा, तो जब ये एक्स इससे कंबाइन करेगा तो ये एक्स एक्स फॉर्म करेगा, यही एक्स जब इससे कंबाइन करेगा तो ये एक्स वाई फॉर्म करेगा, ये एक्स जब इससे कंबाइन करेगा तो ये एक्स और एक्स फॉर्म करेगा, और यही एक्स जब इससे कंबाइन करेगा तो ये एक्स और वाई फॉर्म करेगा। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि अगर बॉय होगा तो बॉय होने के लिए एक्स वाई होना चाहिए, और गर्ल होने के लिए हमारा एक्स और एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50% चांसेस हैं कि बॉय हो, सॉरी गर्ल हो, और 50% चांसेस हैं कि बॉय हो। तो चांसेस होते हैं हमारे 50-50%, ठीक। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, डेट इज़ कि ह्यूमन में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डेट इज़ 23 पेयर्स, ठीक। टोटल कितने होते हैं, 46 टोटल होते हैं, 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक। उसमें से 23 पेयर्स में से एक पेयर जो होता है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वो है
यही वो क्रोमोसोम होते हैं जो क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यानी अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो वो क्या करता है, ह्यूमन बोलो या एनिमल की बात करो तो वो क्या करता है, उसका सेक्स डिटरमाइन करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं आपको बताने जाता हूँ। कई बार क्या होता है कि लड़कियों को ये दोष दिया जाता है, उनको ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारे वजह से हमें बेटी पैदा हो गई, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, फीमेल के पास सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम होते हैं, दोनों को दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों को दोनों सेम होते हैं, तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। अब ये डिपेंड करता है कि फादर से उसको क्या मिल रहा है। अगर फादर से उसको एक्स मिल गया तो बेटी हो गई, फादर से उसे अगर वाई मिल गया तो बेटा हो गया। तो कुल मिलाकर ये किस पे डिपेंड करता है, ये फादर पे डिपेंड करता है, ना कि मदर पे। तो पूरा का पूरा फादर पे डिपेंड करता है कि जो बेबी होने वाला है उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ है कि दिस शोज दैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। ऑल चिल्ड्रेन विल इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। Thus, sex of children will be determined by what they inherit from their father and not from their mother। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जब एक लड़का जन्म लेता है, यानी जन्म नहीं लेता, अगर मैं बात करूँ, हर एक लड़का इनिशियली एक फीमेल होता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको माइंड को ब्लो कर सकता है। हर एक मेल इनिशियली एक फीमेल होता है। अब बोलोगे कैसे? ओवरी जो होता है, ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसके अंदर ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो एक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यानी एक्स वाला क्रोमोसोम होता है। ठीक, अब उसे अगर फादर से वाई क्रोमोसोम मिलता है तभी ना वो लड़का होगा। ठीक है, तो एक बार मैं सर्च कर रहा था अपने आप में, किसी ने मुझसे शायद क्वेश्चन पूछा था, मे बी, या मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आए थे कि वाई डू बॉयज़ हैव निपल्स। ठीक है, तो गर्ल्स के पास भी निपल्स होते हैं, बॉयज़ के पास भी निपल्स होते हैं, लेकिन गर्ल्स के पास ब्रेस्ट होते हैं, बॉयज़ के पास चेस्ट होता है। ऐसा क्यों है? तो ये मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इसके पीछे रिसर्च किया जाए। तो रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि इनिशियली जितने भी बॉयज़ होते हैं वो सारे के सारे गर्ल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही स्पर्म के आने के बाद उसे वाई क्रोमोसोम मिल जाता है तब वो बॉय का फॉर्मेशन होने लगता है, और जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बॉय की डेवलप होने लगती है, और गर्ल्स वाली जो है वो दब जाती है। ठीक है, तो जब वो गर्ल्स वाली दब गई तो इसीलिए बॉयज़ के पास भी निपल्स होते हैं, लेकिन वो ब्रेस्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बॉयज़ का कैरेक्टर में ये नहीं शो होता है, लेकिन इनिशियली हर एक बॉय एक गर्ल ही होता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर फैक्ट मैंने ये आप लोगों को बता दिया, एंड आई होप कि आपको ये सुंदर सा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्जाम देना बेटा, एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी अगर हुई हो तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करना, और ये PDF जो है वो PDF आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, ये PDF आपको मैं वीडियो अपलोड होते ही कुछ देर में मैं लिंक दे दूंगा आपको, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।